हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति साहनी और आज हम कर रहे हैं पार्ट 6 ऑफ अ सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपने इससे पहले के 5 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। वो सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके सारी वीडियोस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट एज गिवन बाय एम एन श्रीनिवास। तो एम एन श्रीनिवास के हिसाब से जो उन्होंने डोमिनेंट कास्ट के करेक्टरिस्टिक्स दिए थे हमें वो बताने हैं। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर थ्रू ओनरशिप ऑफ लैंड, संस्कृत एजुकेशन या पॉलिटिकल पावर। देखिए, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इज करेक्ट, इकोनॉमिक पावर इज ऑल्सो करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड, पॉलिटिकल पावर इज करेक्ट, बट संस्कृत एजुकेशन की बात नहीं करी है उन्होंने, वेस्टर्न एजुकेशन की बात करी है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो रिमेंबर दिस थिंग कि उन्होंने संस्कृत एजुकेशन की बात नहीं करी, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की बात करी है। नेक्स्ट आता है, लीगल अथॉरिटी स्टेम्स फ्रॉम वंस, पार्टी, ऑफिस, पर्सन या वेल्थ। द आंसर इज ऑफिस। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाय वेबर। वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है जिसमें वो लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करते हैं। ही हैज़ गिवन थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज़, ट्रेडिशनल, कस्मेटिक एंड लीगल रैशनल। तो लीगल रैशनल जो है वेबर का, ठीक है, उसको हम जोड़ते हैं ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से, जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं हम उनसे जोड़ते हैं। और लीगल अथॉरिटी स्टेम्स फ्रॉम वंस, द आंसर इज ऑफिस। आई हैव गिवन अ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो वेबर से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट की बात करी है, मतलब ब्यूरोक्रेसी के करेक्टरिस्टिक्स की बात करी है, एंड ब्यूरोक्रेसी इज बेस्ड ऑन लीगल रैशनल अथॉरिटी। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक साथ ही बता दिए। नेक्स्ट आता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल एनिलेशन ऑफ कास्ट। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये ज़्यादा सबको आता होता है। ठीक है, तो वैसे तो आंसर सबको पता है, बी आर अम्बेडकर है, मैंने लिख भी रखा है, बट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि एनिलेशन ऑफ कास्ट उनकी एक अनडिलीवर्ड स्पीच है जो कि उन्होंने लिखी थी 1936 में, एंड इट्स अनडिलीवर्ड। इन्होंने इस चीज़ को, मतलब ये स्पीच उन्होंने दी नहीं थी, कुछ कारणवश ये अनडिलीवर्ड रह गई थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेबर। हमने बताना है कि वेबर के कंटेक्स्ट में कौन सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो झूठी है, फॉल्स है। देखिए, वेबर हैज लेड एम्फोसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग द सोशल इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स। ये बात एकदम सही है। जो सोशल एक्शन का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, बेसिकली वो इसमें यही बात कर रहे हैं। वेबर लेड एम्फोसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ आइडल टाइप्स, येस, उन्होंने आइडल टाइप के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया है। Weberian sociology is also interpretive sociology, yes. According to Weber, religion is capitalist play to maintain injustice and oppression in society. ये बात गलत हो जाएगी, because Weber ने capitalist society, Protestant ethics and rise of capitalism जो उन्होंने बुक लिखी है उसमें बात करी है, लेकिन उसमें उन्होंने कैपिटलिज्म के राइज होने का कारण रिलीजन को बताया है, वन ऑफ द रीजन जो है रिलीजन को बताया, और ये बात एकदम उल्टी हो जाएगी कि रिलीजन इज अ कैपिटलिस्ट प्ले टू मेंटेन इनजस्टिस ऑपरेशन, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आंसर, मतलब बेसिकली ये गलत है वेबर के बारे में, और ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Who among the following is not associated with quantitative social research? Quantitative is basically, आप यहाँ पे सिंपली समझ लीजिए नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो कौन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हर्मेन्यूटिक्स। ठीक है, हर्मेन्यूटिक्स जो है इसको आप रिलेट कर सकते हैं इंटरप्रेटिव सोशोलॉजी, या आप इसको ये भी कह सकते हैं, चलिए हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए हर्मेन्यूटिक्स। हर्मेन्यूटिक्स में होता ये है कि आप इंटरप्रेट करते हैं जो भी टेक्स्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बाइबल को इंटरप्रेट करने लग जाएं या किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट का अगर आप इंटरप्रिटेशन निकालने लग जाएं तो उसको हम हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं, एंड इट्स नॉट क्वांटिटेटिव एट ऑल। नेक्स्ट आता है, राधा कमल मुखर्जी बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया? बॉम्बे स्कूल, दिल्ली स्कूल, लखनऊ या नन ऑफ द। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट। लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट से राधा कमल मुखर्जी आते हैं। ठीक है, बॉम्बे स्कूल से हम घूरे को कह सकते हैं, दिल्ली स्कूल से हम टीएन मदान या आंध्र बेते को कह सकते हैं, लेकिन लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट इज राधा कमल मुखर्जी, जिसमें हम टीपी मुखर्जी को भी कह सकते हैं। Which term best describes Clifford Gay's approach to studying culture? Structure functionalism, biological determinism, historical materialism, या interpretive anthropology? The answer is interpretive anthropology, because Clifford Geertz is an anthropologist और इन्होंने
इंटरप्रेटिव कॉन्सेप्ट, मतलब मीनिंग्स या सिंबल्स को इंटरप्रेट करना, डीपली उनको समझना, उसके ऊपर इन्होंने ध्यान दिया है। इन्होंने उस तरीके से, लाइक फॉर एग्जांपल थिक डिस्क्रिप्शन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया, ये सब। और ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरोल्ड गारफिंकल्स एथनोमेथोडोलॉजी, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट और वॉट एवर यू से, जो कि उन्होंने एथनोमेटोलॉजी की जो जब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट या ये कह दीजिए इस थ्योरी को दिया, तो उसमें वन ऑफ द एग्जांपल या ये कह दीजिए कि एक होता है ना, मतलब किसी तरीके से तो आप बताते हो, एक्सप्लेन करते हो मतलब अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी फिलोसफी को, तो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट इज़ वन ऑफ द thing. To prove the human behavior is determined by biological instinct, to reveal that taken for granted social reality by deliberately violating common social norm, by disrupting the normal flow of interaction, Garfinkel aimed to show underlying work individuals to do to maintain social order, to measure the, देखिए सिंपल सा इसका जो कीवर्ड है वो है टेकन फॉर ग्रांटेड सोशल रियलिटी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करना जैसे कॉमन सेंसिकली, मतलब कॉमन सेंसिकली या रूल्स के हिसाब से जो हम करते हैं। लाइक हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आप कहें कि आप लाइब्रेरी में होता है, लाइब्रेरी में एक अनसेड रूल है, अनरिटन रूल है कि साइलेंस आपको मेंटेन करनी है। ये कॉमन सेंसिकल चीज़ है कि आप वहाँ जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ भी आप शोर शराबा नहीं करते हैं। बट अगर आप इस रूल को तोड़ दो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाओ, ज़ोर ज़ोर से बातें करने लग जाओ, तो यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, या हो सकता है आपको कोई आके समझाए भी कि भाई नहीं करना है ये चीज़। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ठीक है। जब आप कॉमन सेंसिकल नॉलेज जो आपको पता है कि ऐसे ऐसे है, मतलब आपसे किसी ने कहा नहीं है, ऑफकोर्स लिखा होता है लाइब्रेरीज में, बट एक कॉमन सेंसिकल चीज़ भी है कि लाइब्रेरी में शांति रहती है, ठीक है। लाइब्रेरी इज़ नॉट अ प्ले ग्राउंड। तो दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आ जाता है मार्क्स बिगिंस हिज एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ, ओके, थिंग्स, आइडियाज, वेल्थ, कमोडिटीज। द आंसर इज कमोडिटीज, ठीक है। उन्होंने वेल्थ, आइडियाज या थिंग्स की बात, आइडियाज तो हो भी नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज हीगल वर्सेस मार्क्स हो रहा है, ठीक है। वो आपको कभी आगे आपको हो सकता है पता और हो सकता है हम आगे कभी इसको जिसको समझे। तो आइडिया नहीं है, थिंग नहीं है, वेल्थ नहीं है। बहुत लोग वेल्थ और कमोडिटीज में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट द राइट आंसर इज कमोडिटी, ओके। Next question is, which of the following sociologists argued that sociology helps in understanding the links and connections between personal troubles and social issues? Durkheim, C.W. Mills, Bourdieu या Weber? The answer is C.W. Mills. And if you have read class 11th के आपने NCERT बुक पढ़ी होगी, तो उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें पहली आई थिंक दूसरे या तीसरे पन्ने पे एग्जाम्पल दे रखा है पर्सनल ट्रबल एंड सोशल इशू का, जिसमें इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट या आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी की बात करी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई एक व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है तो वो उसकी पर्सनल ट्रबल है, पर अगर एक पूरा मान लीजिए एक लार्ज पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो जाए तो वो एक सोशल इशू में बदल जाती है, मतलब पर्सनल ट्रबल्स जो है वो सोशल इशूज़ में बदल जाते हैं। इंदिरा गांधी का आई थिंक एग्जाम्पल दे रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल हु ऑक्यूपाइज अ गिवन स्टेटस, व्हाट इट इज, ये रोल है, ठीक है। इसका आंसर होगा 2। behavior in ways that are inconsistent with the role expectations, okay, set role taking conflict, ये है conflict, 4th, ठीक है। बिहेवियर इन वेज दैट आर इनकन्सिस्टेंट विद रोल एक्सपेक्टेशन, रोल एक्सपेक्टेशंस मतलब आपको एक स्टेटस मिलता है और स्टेटस से रिलेटेड कुछ रोल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो बेसिकली यहाँ पे रोल कन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। बिहेवियर्स इन ऑल द रिलेशनशिप्स बाय वर्च्यू ऑफ द इंडिविजुअल ऑक्यूपाइंग अ सिंगल स्टेटस, मतलब बहुत सारे, मतलब एक सिंगल स्टेटस से बहुत सारे रोल्स अटैच्ड हैं, तो वो हमारा रोल सेट है, ठीक है। एंड फिर जो बचा वो तो यही हो जाएगा, तो 3, तो 2 4 1 3 2 4 1 3, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द मैटरनल अंकल्स स्पेशल रिलेशनशिप विद हिज नेफ्यू एंड नीसेस इज टर्म्ड एज एमिटेट, एवेंकुलेट, पैट्रिनल, नेट, लाइनेट, मैट्रिलाइनेट। द आंसर इज इवेंकुलेट, ठीक है। एमिटेट इज फॉर बुआ, ये बुआ मतलब फादर की सिस्टर की अगर बात करी जाए तो हम ऑप्शन ए को कहेंगे, और ऑप्शन बी तब है जब हम मामा जी की बात कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला ही गया है मैटरनल अंकल, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैज पास थ्रू द प्रोमिस्क्यूटी, ग्रुप मैरिज एंड मोनोगैमी। तो ये सिंपल सा समझ में आ रहा है, एवोल्यूशनरिस्ट
जो थिंकर्स हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वही ऐसा सोच सकते हैं कि पहले कंडीशन थी प्रोमिस्किटी की, फिर ग्रुप मैरिजेस होने लग गए, एंड देन केम द स्टेज ऑफ मोनोगैमी, जब एक व्यक्ति के साथ एक ही व्यक्ति ब्याह करे, मतलब शादी करे, एक ही पार्टनर हो। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इसमें से बताना है कौन सही मैच हुआ है। किनशिप यूजेस एग्नेट, ये नहीं है बिकॉज एग्नेट इज बेसिकली आपके मेल रिलेटिव्स या मेल लाइन से आने वाले रिलेटिव्स, ये किनशिप यूजेस नहीं है। क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्म्स फॉर एग्जाम्पल आपके अंकल आंटी, ये क्लासिफिकेटरी टर्म्स हैं, ये नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्म स्पेसिफिक रिलेशन लाइक मम्मी पापा, सबको मम्मी नहीं बुलाते, सबको पापा नहीं बुलाते, तो ये आंसर सही है। इवेंकुलेट इज नॉट पैटर्नल अंकल, इन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव सेट, आई थिंक लास्ट, हाँ, इवेंकुलेट इज द मैटरनल अंकल, ठीक है। तो यहाँ तो पैटर्नल अंकल तो हो नहीं सकते, मतलब हम अपने चाचा की बात नहीं कर रहे हैं, अपने मामा की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा और आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, मम्मी पापा। द हैबिचुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स बाय अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी इज कस्टम, इट्स कस्टम, ठीक है। अगर कोई हैबिचुअल वे में, मतलब वो जो मतलब रिपीटेडली हम कोई अगर काम कर रहे हैं, हमारा हैबिट बन गया है, वे ऑफ लाइफ हो गया है, तो दैट इज आर कस्टम। नेक्स्ट आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस इज प्री रिक्वेस्टेड, मतलब हाइपोथेसिस बनानी ही बनानी पड़ेगी। बायोग्राफिकल, एक्सपेरिमेंटल, इंटरप्रेटेटिव एंड क्रिटिकल। द आंसर इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप एक्सपेरिमेंट करोगे कैसे, आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे, यू विल बी हैविंग कंट्रोल्ड एंड जिसकी आप स्टडी कर रहे हो वो ग्रुप, मतलब बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टडी या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द रिसर्च जिसमें आपको हाइपोथेसिस चाहिए होगी। नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज डन वर्क ऑन किनशिप इन इंडियन सोसाइटी, सुमा चिटनिस, एम.एस. गौर, नीरा देसाई या इरावती किरवे। इरावती किरवे किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जिसमें उन्होंने 4 जोनल जो मतलब 4 जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया, किंगशिप्स को डिवाइड किया, किंगशिप सिस्टम्स को डिवाइड किया, ठीक है, तो इरावती कर्वे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, और मतलब मैं 4 जोन इसलिए बताया बिकॉज वो क्वेश्चन भी आ सकता है, इन द बुक नेम इज किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ऐसे करके है, ठीक है। वेबर्स वर्स्टेहन इज अ मेथड विच एम्स टू, वर्स्टेहन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझना, डीपली समझना, ठीक है। एंड सो ऑप्शंस आर एक्सप्लेनिंग एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ द एक्शन, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टर्स मोटिव, डेवलपिंग कॉजल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप। नो, इट्स इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टर्स मोटिव। मैंने वर्स्टियन का मतलब आपको पहले ही बता दिया, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करना। जब वो सोशल एक्शन की बात करते हैं, जब वेबर अपने सोशल एक्शन की डेफिनेशन अगर आप उनकी पढ़ोगे तो आपको ही समझ में आएगा कि वो एक्टर जो भी व्यक्ति है उसके एक्शंस को, उसके मोटिव्स को, मतलब एक्शंस कह रही हूँ, उनके मोटिव्स को जानना चाहता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना चाहता है, डीपली अंडरस्टैंड इंटरप्रेट करना चाहता है कि वो क्या मोटिव है एक व्यक्ति का किसी काम को करने के पीछे, एक्शन के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कस्टम इज प्रैक्टिस इन खासी सोसाइटी। खासी सोसाइटी इज बेसिकली मैट्रिनीलियल सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा कस्टम प्रैक्टिस होता है, ओके। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम मदर टू द डॉटर, ये मतलब एकदम सही है कि बिकॉज मैट्रिलिनियल है तो मदर से डॉटर के पास जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम मैटरनल अंकल टू नेफ्यू, हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा कोई मतलब यहाँ पे आप डॉटर, पहले ऑप्शन में डॉटर देख के ऐसा मत समझिए कि खासी में लड़कों को मार देते हैं और लड़कियों को ही सिर्फ पैदा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस होता है वो लड़की ही करती है, लड़की को ही जाता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी अगर अंकल, मतलब अगर मैटर्न, मतलब जो मामा जी हैं, मामा से नेफ्यू को जाता है, मतलब मामा की चीज़ें नेफ्यू को आगे दे दी जाती हैं, वो पास ऑन हो जाते हैं, दिस इज अ स्पेशल बॉन्ड। मेकिंग आउट ऑफ अ विल नहीं बनती, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रदर कंट्रोलिंग हिज सिस्टर्स प्रॉपर्टी, हाँ ये होता है कि सिस्टर की प्रॉपर्टी को वो कंट्रोल करता है, बिकॉज एवरीथिंग, क्योंकि पूरी की पूरी जो भी प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति है, वो सब मैट्रिलिनियल या कह दीजिए औरतों के ही नाम पे है। मतलब ये बेसिकली केवल रखवाले हैं, जो मामा जी हैं वो सिर्फ रखवाले हैं। तो A B D, तो ऑन क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट आता है प्रोविजन ऑफ सगोत्रा मैरिज अमंग द हिंदू। सगोत्रा मतलब अपने ही गोत्र, सेम गोत्र की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है। टैबूज ऑन क्रॉस कजिन मैरिज, क्लैन एक्सोगैमी, रूल ऑफ कास्ट एंडोगैमी, इंसेस्ट टैबू। इट्स क्लैन एक्सोगैमी। क्लैन एक्सोगैमी मीन्स अपने ही ग्रुप, अपने मतलब झुंड समझ लो, अपने झुंड से बाहर शादी करोगे। एक्सोगैमी अंदर शादी नहीं होनी है। एंडोगैमी का मतलब होता है अपने ही कास्ट में शादी करना, लेकिन जो सगोत्रा होते हैं अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं, बाहर के ग्रुप में शादी करना। क्लैन मीन्स बाहर के ग्रुप, मतलब क्लैन मीन्स ग्रुप,
बाहर के ग्रुप, और एक्सोगेमी मीन्स बाहर के ग्रुप में शादी करना। ठीक है, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या लिंक्स होती हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, एंड बाय।